कि आज अपने परिचय देने से ज़्यादा मैं जरूरी समझती हूँ उस भारतीय सपूत का परिचय देना जो कि इतिहास के पन्नों में आज खो चुके हैं, या फिर कहो तो जिसे बहुत कम ही लोग याद करते हैं। कि किसी एक मजबूत दीवार को अगर एक ही हथौड़े में गिरा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि वो उसी हथौड़े से गिरी होगी, उस गुलामी की दीवार पर पहले कई हथौड़े पड़े होंगे। अब जब आखिरी हथौड़ा हमारे देश में जिन्हें राष्ट्रपिता का श्रेय मिला है, या फिर हम जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यदि आखिरी हथौड़ा उन्होंने मारा तो जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलवाई। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने उस गुलामी की दीवार पर कई हथौड़े मारी, तब जाकर के वो कमजोर हो पाई है और हमें आजादी मिल पाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है सिवाय उस इतिहास को जानने की जिसके बारे में हम या फिर आप कुछ भी नहीं जानते। अब यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो अक्सर का जवाब आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि स्कूल के छोटे बच्चों से लेकर के यूनिवर्सिटी के छात्रों को यही पढ़ाया जाता है। भारत की स्कूल के हर इतिहास की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। हमारे भारत की आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये इतिहास हमसे छिपाया गया, दबाया गया, या फिर यूं कहें जैसे ये छिपाया गया था कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि कुछ और ही तरीके से की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिल्ली के लाल किले के लाहौर गेट के ऊपर भारत में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया गया। ये हर भारतीयों के दिल और दिमाग पर इसका छाप है। लेकिन शायद दिल्ली से 2481 किलोमीटर द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पर 30 दिसंबर 1943 को हुए उस ऐतिहासिक घटना का कोई जिक्र भी नहीं करता, जिस दिन देश में पहली बार अंग्रेजी जैक उतारकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जहां न सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के हेकड़े निकाले थे, बल्कि 15 अगस्त 1947 से 44 महीने पहले ही इस देश के हिस्से को आजाद कर लिया था। उन्होंने इसकी शासन अपने हाथों में ली और इस द्वीप का नाम बदलकर शहीद और स्वराज्य द्वीप रख दिया था। देश की इतनी बड़ी आबादी को ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच याद है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप पर नेताजी द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक संदेश के बारे में पता ही नहीं है, न ही उनके इस देश पर मर मिटने के जुनून याद है। ये भारत देश की एक विडंबना ही है कि हमारे देश के असली नायकों को कुछ सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से इतिहासों ने भुला दिया है। दिल्ली के लाल किले पर जिस विक्ट्री का परेड का सपना नेताजी ने देखा था, उसे 75 वर्ष के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में पहली बार आजाद हिंद फौज सरकार का झंडा लहराकर पूरा किया। इतना ही नहीं बल्कि आजाद हिंद फौज संग्रहालय भी बनवाए और अंडमान निकोबार द्वीप पर 150 फीट ऊंचा झंडा भी लहराया था। ये आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार के द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इसका अपना डाक टिकट था, अपना बैंक था, अपना गुप्तचर तंत्र था, अपनी मुद्रा थी और सशस्त्र क्रांति अभूतपूर्व मैं समझती हूँ कि यह असाधारण कार्य था। वे कहते थे कि ये और सोने का समय नहीं है, आलस्य त्यागो कर्मणि उठो। जिस आजाद सरकार को जापान और जर्मनी के सहित दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी, सरल है कि 21 अक्टूबर 2018 से पहले तक खुद भारत में ही इसकी मान्यता को ठुकराया गया है। वो सुभाष बाबू महज 15-16 साल के, शायद जिस उम्र में हम अपनी 9th और 10th की क्लास में रहते हैं, उनकी इन्हीं तीव्रता ने उन्हें किशोर सुभाष बाबू से नेताजी सुभाष बाबू बना दिया था। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया युद्ध लड़ रही थी, तब भारत के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिलाने का फैसला जापान की टोक्यो शहर से किया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी सपना को साकार करने के लिए भारत के हर क्रांतिवीरों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। अब इस समय अंडमान निकोबार द्वीप की उस घटना को कौन भूल सकता है, जहां आजाद हिंद फौज की सरकार ने और जापान की सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों को उसकी हैसियत दिखा दी थी। उन्होंने तय किया कि हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा होगा। उन्होंने बोला कि हमारा राष्ट्रगान सुख सुख चैन की वर्षा बरसे भारत भाग्य विधाता होगी और लोग एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करेंगे। अमेरिका और ब्रिटिश युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन नेताजी ने हार नहीं मानी। वे अपने एक नए मिशन पर निकल पड़े। लेकिन कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में उनकी प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात आज भी एक रहस्यमयी है, क्योंकि 1942 में भी एक ऐसी ही घटना रेडियो पर प्रकाशित हुई थी।
क्या आपको पता है कि जो प्लेन क्रैश में उनके जो सहयोगी थे कर्नल हबीबुर रहमान, वो आगे जाकर के पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत मुख्य ही सलाहकार बन चुके थे। उनकी मृत्यु की जांच के लिए 3 कमेटियां बनाई गई थी और 2 कमेटियों ने बोला कि उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आई थी सहनवाज कमेटी और दूसरा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में खोसला कमेटी। लेकिन जो तीसरी कमेटी थी मुखर्जी कमेटी, उन्होंने बोला कि इनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई है, लेकिन 6 साल लगे थे उनको जांच करने में, तब तक मनमोहन सिंह की सरकार आ चुकी थी। कल उनकी जयंती पर उन्हें बहुत ही सत नमन है और अंत में जाते जाते मैं उनके बारे में 2-4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहे किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वह खून कहे किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, और वह खून कहे किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। अरे जो परसर होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी और कहे कि स्वतंत्रता के खातिर तो बलिदान होना ही होगा, स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तो होना ही होगा और अब बहुत जी लिए इस जग में, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह तुम्हारे शीश के फूलों से गूंथी जाएगी। वह बोले कि वह आगे आए जिसके तन में रक्त भारतीय बहता है, वह आगे आए जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, और वह आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर करता है, और मैं कफन भेजता हूँ आगे आए जो उसको हंस कर लेता है। अब हर युवाओं की सोच तो आज के अधिकतर युवाओं की तरफ, पहले युवाओं की तो सोच नहीं होगी ना। सभी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं और भारत माँ के चरणों में अपना पहला रक्त चढ़ाते हैं।